आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए जो अपने रीट लेवल 1 की बात करें तो मैथ में जैसे 5वीं और 6ठी यूनिट जो है जो थ्योरी की है, इसके साथ शिक्षण विधियाँ। और रीट लेवल 2 SST की बात करें तो वहाँ 11वीं और 12वीं यूनिट और शिक्षण विधियाँ। और रीट लेवल 2 मैथ साइंस के लिए 5वीं और 6ठी यूनिट प्लस शिक्षण विधियाँ। ये जो है ये YouTube चैनल पर अब आपको डेली वीडियोस द्वारा हम पढ़ाएंगे और इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आज का जो अपना टॉपिक जो है वो रीट जो है लेवल 1 और लेवल 2 मैथ साइंस की जो 6ठी यूनिट जो है जो है उसके 3 टॉपिक का ये वीडियो है। अब यूनिट 6 में अपने पास 3 टॉपिक हैं। कौन कौन से? एक तो है मूल्यांकन, उसके बाद में सेकंड जो है, पहला तो हो गया मूल्यांकन, दूसरा जो टॉपिक है वो है उपचारात्मक शिक्षण और थर्ड जो है वो है गणित शिक्षण की समस्याएं, गणित शिक्षण में समस्याएं। अब देखो 3 जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है मूल्यांकन, एक है उपचारात्मक शिक्षण और तीसरा जो है गणित शिक्षण में जो समस्याएं हैं। आज अपने इन सबसे पहले बात करते हैं किस पे? मूल्यांकन पे। देखो मूल्यांकन की बात करें तो देखो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि शिक्षण जो है या टीचिंग जो है वो क्या है। अब टीचिंग जो है वो क्या होती है? उद्देश्य आधारित अधिगम प्रक्रिया, यानी बच्चों को सिखाने की जो उद्देश्य आधारित प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाएगी? टीचिंग कहलाती है। टीचिंग कह दो चाहे अपने क्या कह दें, शिक्षण कह दें। इस टीचिंग में 3 चर जो हैं वो काम करते हैं। कितने चर काम करते हैं? 3 चर जो हैं वो काम करते हैं। अब कौन कौन से 3 चर हैं? एक तो होता है स्वतंत्र चर, सेकंड होता है आश्रित चर और थर्ड जो है वो होता है मध्यस्थ चर। देखो टीचिंग की बात करें तो टीचिंग में 3 चर जो है वो काम करते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। अब स्वतंत्र चर की बात करें तो स्वतंत्र चर अध्यापक जो है वो शिक्षण में स्वतंत्र चर होता है, क्योंकि अध्यापक ही शिक्षण को क्या करता है? अपने निर्णयों के अकॉर्डिंग जो है वो पूरा करवाता है। आश्रित जो है वो है विद्यार्थी। जैसे मान लो कि अध्यापक जो है क्लास में नहीं है तो शिक्षण जो है वो प्रभावी होता है, शिक्षण होगा नहीं। और यदि एक आधा छात्र जो है वो यदि गया हुआ है तो शिक्षण जो है वो अध्यापक करवाता रहेगा, क्योंकि आश्रित कौन है? यदि अध्यापक क्लास में तो बच्चे भाग के आएंगे, क्योंकि आश्रित है विद्यार्थी। स्वतंत्र जो है वो कौन है? अध्यापक। मध्यस्थ में क्या आ जाता है कि जो पाठ्यक्रम है, सह शैक्षणिक गतिविधियां हैं, सह शैक्षणिक गतिविधियां जो हैं, चाहे अपने ये कह दें कि जितनी शिक्षण सहायक सामग्री जो है, शिक्षण सहायक सामग्री जो है, यानी जो अपने को हेल्प करेंगी वो क्या है? मध्यस्थ चर। अब देखो मूल्यांकन से पहले अध्यापक को क्या कराना होता है? पढ़ाना होता है, चाहे अपने कह दें शिक्षण करवाना होता है, चाहे अपने ये कह दें कि अध्यापन करवाना पड़ता है। अब जैसे जो टॉपिक अपने पढ़ाया है, उन उद्देश्यों की या वो शिक्षण जो है वो कहाँ तक कामयाब रहे या कहाँ तक सफल रहा अपना शिक्षण, उस सफलता की जांच के लिए या अपने ये कह दें कि जो उद्देश्य अपने निर्धारित किए हैं, वो जो शिक्षण के उद्देश्य जो निर्धारित किए थे टीचिंग करवाते वक्त, उन उद्देश्यों को कहाँ तक अचीव किया है, तो उनके लिए अध्यापक जो है वो क्या करता है? मूल्यांकन करता है या अपना जांचता है। अब टेस्ट लेता है तो पहले क्या करवाएगा? शिक्षण करवाएगा। अब शिक्षण के बाद में क्या लेगा? अपना मूल्यांकन लेगा। अब मूल्यांकन जो है वो किस पे आधारित होएगा? जिन उद्देश्य आधारित जो अधिगम प्रक्रिया करवाई है। जैसे मान लो कि मैं ये टॉपिक आपको करवा नहीं रहा और सीधा ही आज पहले दिन क्लास में ये जाके कह रहे हैं कि आपका तो मूल्यांकन टॉपिक का टेस्ट है,
तो बच्चे क्या कहेंगे अपने को कि सर आप पहले एक बार पढ़ाओ तो सही, स्टडी तो करवाओ, टीचिंग तो कराओ, उसके बाद का टेस्ट है। तो फर्स्ट अपने मूल्यांकन से पहले का जो काम है वो है शिक्षण जो है या अध्यापन जो है या टीचिंग जो है वो करवानी होगी। उसके बाद में सेकंड जो है, उसके बाद में अपने क्या लेते हैं, जो टॉपिक अपने प्रकरण जो है जो टीच करवाए हैं उसका टेस्ट लेंगे, मूल्यांकन करेंगे। अब जो मूल्यांकन लेते वक्त अब अध्यापक जो है वो प्रश्न पत्र बनाते हैं, या अपने ये कह दें मूल्यांकन की जो विशेषताएं जो हैं उन पे एक प्रश्न जो है वो अपने पेपर में या एग्ज़ाम में आता है। देखो सबसे पहले जो है वो है व्यापकता। अब पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो अपने टेस्ट बनाएंगे, मूल्यांकन लेंगे, वो क्या होना चाहिए, व्यापकता वाला होना चाहिए। अब व्यापकता का मतलब क्या है, संपूर्ण पाठ्यक्रम के प्रश्नों का समावेश, यानी जैसे पूरे किताब का टेस्ट है, जैसे अपनी 6 यूनिट है, 6 यूनिट में से 30 क्वेश्चन जो है वो आने हैं। अब ऐसे हो जाए कि एक यूनिट में से 30 आ जाए तो फिर तो वो क्या है, मूल्यांकन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि मूल्यांकन में क्या नहीं है, व्यापकता नहीं है, पूरे पाठ्यक्रम से जोड़ के जो है वो प्रश्नों को नहीं करवाया हुआ। तो व्यापकता का मतलब क्या रहता है, संपूर्ण पाठ्यक्रम के प्रश्नों का क्या रहता है, समावेश रहता है। उसके बाद में सेकंड जो है वो क्या है, वैधता। अब ये वैधता क्या होती है, वैलिड, यानी जिन उद्देश्यों की पूर्ति की जांच करनी है उसी पर आधारित हो। जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हो रीट लेवल 1 का, तो 25 अप्रैल जैसे डेट है, तो 25 अप्रैल को जो रीट लेवल 1 का ही पेपर आपको देंगे तो ही वो क्या है, वैध है। यदि आपको रीट लेवल 1 वाले छात्र को रीट लेवल 2 मैथ साइंस का पेपर पकड़ा दें तो वो तो क्या कहेगा कि सर ये तो सही नहीं है, मैं तो रीट लेवल 1 का हूँ। तो वो क्या है, वैधता पर प्रश्न चिन्ह उठाता है, यानी जिन उद्देश्यों की पूर्ति की जांच करनी है उन्हीं पर आधारित होना चाहिए। जैसे मैं ये कह दूँ कि मूल्यांकन टॉपिक का टेस्ट है और क्वेश्चन जो है वो दे दिए किसी और टॉपिक के, या उपचारात्मक शिक्षण के, या फिर अपने ये कहते हैं निदानात्मक के, या किसी अदर टॉपिक के, जो मूल्यांकन को छोड़ के किसी के भी, इसका मतलब क्या हो गया कि वो वैध नहीं है, क्योंकि अपने टॉपिक तो तैयार करने के लिए क्या कौन सा दिए, मूल्यांकन दिए, और अपने वो क्वेश्चन जो है वो किसी और की पूछ रहे हैं। थर्ड जो इसकी खास बात है वो है विभेदकारिता। अब विभेदकारिता क्या होता है, एक पेपर ऐसा होना चाहिए या मूल्यांकन प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो तीनों ही कैटेगरी के छात्रों में वर्गीकरण कर सके। एक तो जो औसत छात्र हैं, बिलो एवरेज हैं और अबव एवरेज हैं। तो देखना तीनों तरह के छात्रों का वर्गीकरण जो करेगा वो ही बेस्ट है। अब जैसे इजी से प्रश्न पूछ लें और सभी के एक जैसे नंबर आ जाए तो वो तो क्या है, विभेदकारी जो है वो नहीं है। जैसे मान लो कि एक ऐसा प्रश्न है जो सभी पूरी क्लास जो है उसका उत्तर दे पा रही है, इसका मतलब वो क्वेश्चन क्या नहीं है, विभेदकारी नहीं है। वो डिफरेंस ही नहीं कर पा रहा कि जो कौन से तो एवरेज स्टूडेंट हैं, कौन से एवरेज से कम है और कौन से एवरेज से अबव है। तो ये व्यापकता का मतलब क्या होता है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम के प्रश्नों का समावेश जो वो अपने करना होता है। सेकंड जो है वैधता, जिन उद्देश्यों की पूर्ति की जांच करनी है उन्हीं पर ही वो क्या होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। थर्ड जो है वो है विभेदकारिता। अब विभेदकारिता का मीन क्या होता है कि मूल्यांकन में ऐसे प्रश्नों को समावेशित करे जो छात्रों में वर्गीकरण कर सके, या अपने ये कैसे औसत से कम और औसत से अधिक जो बुद्धि लब्धि वाले छात्र जो हैं उनको वो क्या कर सके, वर्गीकृत कर सके। उसके बाद में फोर्थ जो इसकी विशेषता है वो है वस्तुनिष्ठता। अब यदि वस्तुनिष्ठता की बात करें तो ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव, यानी एक सटीक या फिर अपने ये कह दें एक निश्चित जो है वो उत्तर रहेगा या आंसर रहता है। एक निश्चित या सटीक क्या रहेगा, आंसर रहेगा, जिसको छात्र हल करते वक्त और अध्यापक जो है
जांचते समय वो क्या रहते हैं, बाउंड रहते हैं, बाध्य रहते हैं, क्योंकि निश्चित उत्तर ही वही है। यदि छात्र ने सही किया तो सही काउंट होएगा, यदि गलत किया तो वो क्या होएगा, गलत काउंट होएगा। तो वस्तुनिष्ठता का मीन क्या है, एक निश्चित उत्तर रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं, चाहे अपने ये कह दे 4 जो ऑप्शन वाले जो प्रश्न हैं वो कौन सी क्वेश्चन है, तो वस्तुनिष्ठता वाले प्रश्न है। इन 4 में से एक उत्तर जो है वो डेफिनेटली अपना सही होगा। जैसे मान लो ए सही है, छात्र ने ए कर दिया, तो अध्यापक भी उस ए को सही करने के लिए बाध्य है, क्योंकि ए जो है वो ही क्या है, इसका सही उत्तर है। तो इसको चेंज नहीं कर सकते, अपने एक निश्चित रहता है या एक सटीक उत्तर रहता है। तो वो क्या है, वस्तुनिष्ठता जो है वो मूल्यांकन की विशेषता रहती है। देखो फर्स्ट तो है व्यापकता, सेकंड जो है वो है वेधता, थर्ड जो है वो है विभेदकारिता, चौथी जो है वो है वस्तुनिष्ठता। उसके बाद में 5वीं जो है वो है विश्वसनीयता। कि छात्र के प्राप्तांक जो हैं वो बार बार चेक करने पर भी क्या रहें, वो सेम ही रहें, प्राप्तांक जो है वो समान रहें। यानी जैसे उनके जो मार्क्स जो हैं अध्यापक ने चेक किए हैं वो जैसे किसी अदर टीचर द्वारा चेक किए जाते हैं, तो यदि वहाँ नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं तो वो प्रश्न चिन्ह किसको उठाते हैं, विश्वसनीयता को उठाते हैं। यानी जो प्राप्तांक जो अपने मूल्यांकन के बाद में रिजल्ट दिया है वो हर कंडीशन में वही रहना चाहिए। तो इसका मीन क्या है, वो विश्वसनीयता है। यानी छात्र के प्राप्तांक जो है वो क्या रहने चाहिए, समान रहने चाहिए। उसके बाद में छठी जो मुख्य विशेषता है वो है व्यवहारिकता। अब इस व्यवहारिकता में क्या आ जाता है कि जितने अपने निर्देश जो हैं कि भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, निर्देश जो हैं वो क्या दिए होने चाहिए, स्पष्ट दिए होने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, यानी ये जितने भी हैं वो अपने उनके पास जो है पेपर में। इसीलिए क्या होता है, जैसे अपने रीट का एग्ज़ाम देंगे तो पहला पेज जो है वो उस पर निर्देश जो है वो स्पष्ट लिखे होंगे। तो इस तरह से अपना पहला जो है वो है मूल्यांकन। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि मूल्यांकन की विशेषताओं में से, जैसे अपने को ये कह दे कि एक रीट लेवल 2 का अपने कोई मैथ साइंस का एग्ज़ाम ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो यूनिट सेकंड में से उठा लिए। तो मूल्यांकन जो है या मूल्यांकन का कौन सा गुण जो है वो इफेक्टिव होता है। तो मूल्यांकन जब करें तो 6 यूनिट का पेपर होना चाहिए, परंतु सारे ही प्रश्न किस से उठा लिए, अपने दूसरी यूनिट से उठा लिए। इसका मतलब वो पेपर क्या नहीं है, व्यापकता वाला नहीं है। इसीलिए क्या होता है, जैसे एग्ज़ाम जो होते हैं, टेस्ट हो गया, फर्स्ट टेस्ट हो गया, सेकंड टेस्ट हो गया, थर्ड टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद में हाफ ईयरली हो गया, फिर ईयरली हो गया। अब ईयरली जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है कि ऐसे नहीं होता कि इसमें पहले जो लेसन है उसमें से कुछ आएगा नहीं, आता ज़रूर है, कुछ न कुछ इनका सिलेबस जो वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है कि 70% जो है हाफ ईयरली से ईयरली के बीच में करवाए वो आना चाहिए, 30 या 40% जो रेशियो वो इनका रहना चाहिए, ताकि जो व्यापकता जो है वो उस मूल्यांकन में होनी चाहिए। तो फर्स्ट अपने को यहाँ इस क्लास से अपने को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एक जो क्वेश्चन है वो है किससे आने, मूल्यांकन की विशेषताओं से आने। उसके बाद में इस यूनिट में सेकंड जो क्वेश्चन है या सेकंड जो टॉपिक जो है अपना वो है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। देखो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। अब निदानात्मक क्या होता है और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। अब सबसे पहले तो देखो निदानात्मक और उपचारात्मक, अब ये क्या है, निदानात्मक और उपचारात्मक। अब निदानात्मक या उपचारात्मक की बात करें तो सबसे पहले अपने को क्या करना होता है कि शिक्षण करवाना होता है, या अपने ये कह दे कि टीचिंग जो है वो करवानी पड़ती है। फर्स्ट ये है। सेकंड, इसके बाद में टीचिंग जो करवाई है उसके बाद में उस टॉपिक का अपने क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, टेस्ट लेते हैं। अब जब अपने टेस्ट लिया तो किन्हीं छात्रों के तो नंबर आ गए 6/10, 7/10, 8/10 और किसी के आगे 3/10। अब अपने क्या करें, यहाँ ये मूल्यांकन हो गए। अब जिसके नंबर 3/10 हैं
इसका मतलब ये 3/10 जो है नंबर वाला जो छात्र है, ये छात्र जो है वो अधिगम में पिछड़ गया, अधिगम में पिछड़ गया। यही तो है, जब उसके नंबर कम है इसका मतलब वो टॉपिक उसको आ नहीं रहा, अन्य छात्रों की अपेक्षा वो क्या हो गया, पिछड़ गया। अब अधिगम में जब वो पिछड़ गया तो अध्यापक को क्या करना है, इस छात्र से पहले तो इस पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाना या पिछड़ेपन के क्षेत्रों को पहचानना कि वो रीजन क्या है जिसके कारण नंबर जो है वो उसके 3/10 रहे हैं। हो सकता है कि उस दिन वो जो छात्र जो है वो क्लास में नहीं आया हो, तो उसके कारण जो है नंबर जो है वो क्या रह गए हो, कम रह गए हो। ये कब पता चलेगा, जब अपने उससे वार्तालाप करेंगे। ऐसे नहीं कि किसी छात्र के 3 नंबर आए और अपने पहले ही उपचार कर दिया, तो उस उपचार से पहले अपने को क्या करना होता है, निदानात्मक। अब निदानात्मक में अपने क्यों करते हैं, किस चीज़ का पता चल गया कि उसके पिछड़ेपन का कारण क्या है। हो सकता है कि वो छात्र आर्थिक रूप से कमज़ोर हो और घर जाके वो अपने जो पढ़ाई के लिए या परिवार के लिए कुछ काम करता हो, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं दे पा रहा हो और अपने उस पर पहले ही उपचार कर रहे हैं, तो वो क्या है, टीचिंग का पार्ट नहीं है। एक बार अपने को ज़रूर उससे बातचीत करनी चाहिए, उसके जो पिछड़ेपन के जो कारण हैं उनको पहचानना चाहिए या पता करना ज़रूरी है। अब जो पिछड़ेपन के कारणों का पता चला, ये कारणों का पता लगाना ये क्या है, निदानात्मक। और इस पिछड़ेपन के कारणों को दूर करने के लिए, अध्यापक जो है वो क्या करवाते हैं, उपचारात्मक शिक्षण करवाते हैं। देखो, अब विद्यालय में जो चिकित्सालय में डॉक्टर की भूमिका होती है, वही विद्यालय में किसकी होती है, एक शिक्षक की होती है। जैसे अपने एक डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये बीमारी है, तो वो पहले अपने को क्या लिख के देगा, 4 या 5 जांच लिखवा देगा कि ये जांच पहले करवा के लाओ। फिर वो जांच के बाद में जो रिपोर्ट आती है, यानी यहाँ रिपोर्ट से उसको क्या पता चल गया अभी कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है। तो वही बात यहाँ है कि निदानात्मक में अपने को पता चलता है कि पिछड़ेपन के कारणों का पता कहाँ है, कारणों का पता चलता है ये पिछड़ेपन क्यों है, तो वो तो है निदानात्मक। अब उस रिपोर्ट को देख के जो डॉक्टर जो है वो अपना ट्रीटमेंट करता है, उपचारात्मक करता है, उपचार देता है। उसी तरह से अध्यापक को भी क्या करना चाहिए, पहले उसके कारणों का पता लगाना चाहिए और फिर उसके बाद में क्या करना चाहिए, उपचार करना चाहिए। जैसे जो पुराने टीचर जो हैं वो निदान की को तो यूज नहीं करते थे, पहले उपचार होता था। किसी के छात्र के नंबर 3/10 आ गए तो पहले सेवा होती थी, तो वो उपचार पहले कर देते थे, जो क्या है, गलत है। तो बाल केंद्रीय शिक्षा में क्या है कि बच्चे को पहले उसके पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाना जरूरी है, उस पर उपचारात्मक शिक्षण जो है वो अपने पहले नहीं वर्क करना। तो पहले तो अपने को उन कारणों का पता लगाना जरूरी है। अब पिछड़ेपन को दूर करना ये क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अब इस उपचारात्मक शिक्षण में क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण, और दूसरा जो होता है वो होता है साझा उपचारात्मक शिक्षण। देखना, पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो शिक्षण योजना जो है वो है उपचारात्मक शिक्षण। अब क्या होता है कि जब अपने शिक्षण करवाते हैं तो जो टॉपिक अपने करवा रहे हैं, प्रकरण जो करवा रहे हैं, उन प्रकरणों में उस प्रकरण में 1 या 2 छात्र जो हैं वो पिछड़ जाते हैं। 1 या 2 छात्र जो वो क्या हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। या तो उनका IQ उतना नहीं है कि वो एक ही बार में बात को कैच कर जाएं, या ऐसे हो सकता है कि उनका उस दिन ध्यान ही नहीं लगे। यानी हर एक बात ध्यान रखना है कि पूरी 70 की क्लास है तो वहाँ 70 तक वो बात जो है वो पूरी नहीं पहुँच पाती। तो 1 या 2 छात्र जो हैं वो क्या हो जाते हैं, अधिगम में पिछड़ जाते हैं, वो किसी भी कारण से। हो सकता है कि वो उस दिन आए नहीं हो, तो फिर अध्यापक क्या करते हैं, उनके लिए योजना बनाते हैं व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण।
या तो उनको क्या कहेगा कि स्कूल टाइम से पहले आ जाओ आधा घंटा, या फिर रिसेस टाइम में है वहाँ आधा घंटा यूज करके उस टॉपिक को करवाएगा, या फिर विद्यालय समय के उपरांत में उनको करवाएगा, या कि फिर किसी छुट्टी वाले दिन जो पिछड़ गए उनको बुला के उनकी जो समस्या जो है या पिछड़ापन जो है उसको दूर करेगा। तो ये क्या है, व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण है। यानी किसी भी एक या दो छात्रों में जो अधिगम के प्रकरण में पिछड़ गए, उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए पर्सनली उनको क्या करना, ट्रीट करना, टीचिंग करवाना, वो क्या है कि व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण है। जो टॉपिक उनका मिस हो गया, समझ नहीं आया, उनको सामान्य धारा में लाना, चाहे अपने ये कह दें सामान्य बच्चों के साथ शामिल करना। अब साझा उपचारात्मक पाठ्यक्रम या शिक्षण में क्या होता है कि पूरे पाठ्यक्रम में से एक या दो टॉपिक या एक या दो प्रकरण ऐसे होते हैं जो संपूर्ण कक्षा के ही समझ नहीं आते। हो सकता है जैसे त्रिकोणमिति जो चैप्टर है मैथ का, तो वो क्या बहुत ही टिपिकल अपने एक टॉपिक है। तो उसमें क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम करवाते हैं तो पूरी क्लास ही क्या होती है, एक ऐसे महसूस करती है कि अभी समझ नहीं आया। तो उन पूरी क्लास को कैसे करवाएं, उन पूरी क्लास की समस्या को कैसे सोल्व करें, तो उनके लिए अध्यापक जो है वो क्या करता है, साझा उपचारात्मक शिक्षण तैयार करता है। यानी उस पूरी कक्षा को फिर वो टॉपिक कैसे करवाएगा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे त्रिकोणमिति जो है उसमें 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले दिन वो क्या करवाएगा, सिर्फ और सिर्फ विशेष कोणों पर आधारित जो है उनको ही खोलेगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सिर्फ और सिर्फ क्या बनानी सिखाएगा, सारणी बनानी जो है वो सिखाएगा। अगले दिन इस पर आधारित क्वेश्चन करवाएगा, फिर दूसरा टाइप के नियम करवाएगा, फिर अगले दिन वो प्रैक्टिस करवाएगा। इस तरह से उस एक टॉपिक को 8 या 10 दिनों में दोबारा उसको क्या करवा रहा है, टीचिंग करवा रहा है, ताकि वो संपूर्ण जो कक्षा है वो जो पिछड़ापन जो है उस टॉपिक का वो क्या हो जाए, दूर हो। तो ये जो योजना है ये क्या कहलाती है, साझा उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है। व्यक्तिगत में एक या दो छात्र जो है वो पिछड़ जाते हैं, साझा में संपूर्ण क्लास जो है वो पिछड़ जाती है। अब यदि अपने से ये कहे कि ये जो निदानात्मक या उपचारात्मक है इनका महत्व क्या रहता है, तो निदानात्मक की बात करें पहले, तो निदानात्मक में अपने को क्या पता चलता है कि जो अधिगम में अवरोधक तत्व हैं, अधिगम में अवरोधक तत्व जो बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, अवरोधक तत्व कह दो, चाहे अपने ये कह दें कि पिछड़ेपन का जो कारण है, पिछड़ेपन का कारण जो है वो पता चल जाता है। किसमें, निदानात्मक में, ये सबसे मेन है। उसके साथ साथ अपने क्या कर सकते हैं कि निदानात्मक से शिक्षण विधि में सुधार। जब अपने किसी बच्चे से बात करेंगे कि भी इस टॉपिक में नंबर कम क्यों है, तो हो सकता है बच्चा ये कह दे कि अध्यापक को कि सर आपने जो इस विधि से पढ़ाया है वो मुझे समझ नहीं आया। तो फिर शिक्षण विधि में क्या करना होएगा, अध्यापक को जो है वो सुधार करना होएगा। यदि अपने बच्चे से बात करेंगे तब ना, तो इसलिए निदानात्मक होना जरूरी है, ताकि अपने को पता चले कि कमी अध्यापक में है या बच्चे के किसी एक कहीं न कहीं पक्ष जो है वो कमज़ोर हुआ है। 3 चर हैं, हो सकता है वो तीसरा चर, देखो पहला अपने बच्चे को कह दिया भी उसके बच्चे में कहीं पिछड़ेपन का कारण हो, दूसरा उस अध्यापक में कह दिया, तीसरा जो चर होता है वो होता है पाठ्यक्रम। तो हो सकता है कि दोषपूर्ण पाठ्यक्रम हो, या अपने ये कह दे कि जटिल पाठ्यक्रम हो, जटिल पाठ्यक्रम हो। जैसे 2012 वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित होगी, लागू होगी, तो टीचर लगना बहुत ही टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि बहुत से उसमें स्टेप जो हैं वो हो ऐड हो जाने। तो ये जो लास्ट चांस है ये अपने लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। तो उसके बाद में यदि अपने विरोध करेंगे उसका, तो अपने उसको कहेंगे कि ये तो बहुत ही दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है या जटिल पाठ्यक्रम है, तो हो सकता है उसमें चेंजिंग आ जाए, तो अमेंडमेंट हो जाए या उसमें संशोधन कर दिया जाए। तो दोषपूर्ण पाठ्यक्रम या जटिल पाठ्यक्रम का भी पता कब चलेगा, जब अपने उसमें निदानात्मक करेंगे, जब बच्चे से पूछेंगे कि टेस्ट में नंबर कम क्यों है। तो ये इंपॉर्टेंस रहती है निदानात्मक की। अब यदि उपचारात्मक शिक्षण की बात करें कि उपचारात्मक में क्या रहता है कि जो पिछड़ापन है
पिछड़ापन जो है अधिगम में, वो पिछड़ापन दूर करने के लिए उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ही उपचारात्मक शिक्षण जो है वो विशेष महत्व रखता है। तो उपचारात्मक शिक्षण जो है इसकी विशेष महत्ता क्या है, तो पिछड़ेपन को दूर करने के लिए और पिछड़े हुए बालकों को सामान्य बालकों में शामिल करने के लिए, ये जो है ये उपचारात्मक शिक्षण का क्या रहता है, महत्व रहता है। चाहे अपने ये कह दे, अब सीक्वेंस क्या बन गया कि एक तो पहले तो अपने को क्या करानी है, टीचिंग करवानी है, शिक्षण करवाना है, फिर उसके बाद में क्या करना है, मूल्यांकन लेना है, टेस्ट लेना है। अब नंबर कम रहे तो उन पे निदानात्मक करने के कारणों का पता लगाना है, फिर उसके बाद में क्या करना है, उपचारात्मक शिक्षण जो है वो अपने को करना है कि वो जो कमियां जो हैं वो दूर होनी चाहिए, यानी जो पिछड़ापन है, जो कारण जो है वो अपने को क्या करनी है, दूर करनी है। यानी बच्चे को उन सामान्य बालकों के साथ या जो छात्र जो हैं अधिगम में आगे चल रहे हैं उनके साथ उनको क्या करना है, अपने को मिलाना है। तो इस टॉपिक में पहला जो टॉपिक करवाया वो तो करवाया अपने मूल्यांकन की विशेषताएं। दूसरा जो टॉपिक हुआ इसमें वो हुआ कौन सा, कि निदानात्मक और उपचारात्मक। अब थर्ड जो पार्ट है वो क्या है, गणित शिक्षण में जो समस्याएं हैं। अब देखो गणित शिक्षण में जो समस्याएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं। गणित शिक्षण में समस्याएं, अब गणित शिक्षण की समस्याओं की बात करें तो पहले तो अपने शिक्षण की बात करें तो शिक्षण में 3 चर होते हैं। कितने होते हैं, 3 चर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अध्यापक स्वतंत्र चर, दूसरा जो होता है वो होता है विद्यार्थी आश्रित चर, और तीसरा जो होता है वो होता है मध्यस्थ चर। अब मध्यस्थ चर में वो पाठ्यक्रम और सारा उसमें आ जाएगा। अब देखो ये तो है शिक्षण के पार्ट। यदि इन तीनों में से कुछ भी इधर उधर होता है, यानी इन तीनों में कहीं भी कमी रह गई, तो इसका मतलब गणित शिक्षण में वो क्या है, अपने आप में एक समस्या है। पहले अपने अध्यापक से बात करते हैं कि अध्यापक जो है वो किस तरह से गणित शिक्षण में समस्या पैदा कर सकता है। तो यदि अपने ये कह दें कि अध्यापक की वाणी, या अपने ये कह दें कि अध्यापक का व्यवहार या अध्यापक का व्यक्तित्व जो है वो क्या करता है कि शिक्षण को बहुत ज़्यादा प्रभावित भी करता है। मान लो किसी अध्यापक का व्यवहार जो है वो ठीक नहीं है, तो वो क्या है, गणित शिक्षण में एक समस्या है। बच्चा जो है वो प्रश्न पूछेगा ही नहीं, क्योंकि वो अध्यापक का व्यवहार या वाणी जो है वो बहुत ही उसको सहज नहीं लगती, इसलिए वो गणित शिक्षण में क्या हो जाएगा, वो समस्या जो है वो क्रिएट करेगा। चाहे अपने ये कह दें कि अध्यापक जो है शिक्षण विधि, उचित शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं करना, कि यदि वो अध्यापक जो है पढ़ाते वक्त उचित शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं कर रहा, तो वो भी क्या एक समस्या है। वो भी गणित शिक्षण को अपने चरम सीमा तक क्या शिक्षण को सफल नहीं होने देगी। तो फर्स्ट तो गया अध्यापक की वाणी व्यवहार, फिर हो गया शिक्षण विधि। जो अध्यापक जो शिक्षण विधि यूज कर रहे हैं वो उचित नहीं है। थर्ड जो है कि अध्यापक जो है वो व्यक्तिगत ध्यान न देना। देखो क्लास में आया, पढ़ा के चला गया, ऐसे पता ही नहीं कि क्लास में 15 स्टूडेंट हैं, कितने आज बैठे हैं, कितनों का नामांकन है, सिर्फ पढ़ाने से ही मतलब है, पढ़ा दिया, समझ आया नहीं आया, ये तो फिर वो शिक्षण में उसको ऐसे नहीं कह सकता कि ये शिक्षण है। तो व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने को पता ही नहीं चल रहा अध्यापक को कितने छात्र हैं, कौन कहाँ पर है, कितने उसका IQ है, किस लेवल में वो बच्चा है, तो वो फिर शिक्षण नहीं है। तो व्यक्तिगत ध्यान न देना वो भी क्या एक अपने को गणित शिक्षण में जो वो क्या लगेगी, समस्या क्रिएट होएगी। इसके साथ साथ अपने ये कह सकते हैं कि गृह कार्य की अधिकता, कि अध्यापक जो है कई बार तो काम देते ही नहीं है, और जब दे तब पता ही नहीं कितना ही दे दिया। जैसे 15 दिन की दीपावली की छुट्टियां होती थी,
तो 15 दिन की दीपावली की छुट्टियां होती थी, सभी टीचर प्रत्येक ही सब्जेक्ट के 15-15, 16-16 पेज दे दिए, तो वो बच्चों के लिए एक नई समस्या क्रिएट हो जाती थी कि वो गृह कार्य की क्या हो जाती, अधिकता हो जाती। फिर वो कॉपी चेक करते तो कई दिन स्कूल ही नहीं आते, स्कूल नहीं आते तो फिर और ज़्यादा पिछड़ गए। तो वो शिक्षण में क्या हो गया, एक और नई समस्या जो है वो क्रिएट हो जाती। तो अध्यापक जो है, अध्यापक की वाणी, व्यवहार, व्यक्तित्व, फिर शिक्षण विधि का उचित प्रयोग, व्यक्तिगत ध्यान न देना, गृह कार्य की अधिकता, ये क्या कर देगी, गणित शिक्षण में एक समस्या को क्रिएट कर दिए। और बहुत से रीजन जो हैं वो अपने दिमाग से आप सोच सकते हैं कि अध्यापक में और कौन कौन से, जैसे अपने ये कह सकते हैं अध्यापक की वेशभूषा, अध्यापक की वेशभूषा, अब किस तरह का पहनावा है तो वो भी बहुत ही इफेक्ट करता है बच्चों को, तो वो भी शिक्षण को इफेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे वही बात है कि वो जो पहनावा इस तरह का टी शर्ट वाला पहन रखा है, अध्यापक ऐसे बोर्ड पे लिख रहा है तो वो सही बन ही नहीं रहा। मेरी पहनावा जो है वो भी क्या है, गणित शिक्षण में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद में विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थी तो बहुत समस्याएं पैदा करते हैं विद्यार्थी, क्योंकि पहले नंबर पे तो क्या करते हैं ये अनुशासनहीनता। अब अनुशासनहीनता जब करेंगे तो वो क्या होगा कि शिक्षण जो है वो प्रभावी होगा, गणित शिक्षण में एक समस्या जो है। उसके बाद में कि रुचि का अभाव होना। अब जैसे गणित वाला टीचर क्लास में गया, मतलब सिर पकड़ के बैठ के, इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, तो वो भी क्या है, एक गणित शिक्षण में एक समस्या क्रिएट करता है। देखो अनुशासन एक अपने ये कह दें कि उन छात्रों का दोषपूर्ण हस्तलेख, कि उनकी राइटिंग ही क्या है, बहुत ही पता ही नहीं क्या लिख रहे हैं, खुद की नहीं समझ आ रहा, तो दोषपूर्ण हस्तलेख भी जो है वो भी क्या है, एक समस्या है शिक्षण में। उसके बाद में कि अनुपस्थित रहना या अपने ये कहते हैं बंक मारना। ठीक है, बंक मारना यानी कि क्लास में आगे हाजिरी लगाई, चल भाई पार, तो क्लास में पीरियड पूरी लगाने ही नहीं ढंग से, तो वो क्या है, बंक मारना भी जो है वो क्या करेगा, विद्यार्थी जो है वो क्रिएट करते हैं। एक अब विद्यार्थी की शारीरिक असक्षमताएं जो हैं, शारीरिक समस्याएं जो हैं वो भी क्या करती हैं, समस्या क्रिएट करती है। मानसिक समस्याएं, अब कईयों का IQ लेवल ही जो है वो बहुत लो हो, तो वो क्या करेगा, जो है शिक्षण में एक समस्या जो है वो क्रिएट करेगा। देखो पहला जो है वो है अध्यापक, फिर उसके बाद में सेकंड जो है वो है विद्यार्थी। अब अध्यापक की बात करें तो अध्यापक की वाणी, व्यवहार, व्यक्तित्व, शिक्षण विधि का उचित प्रयोग न करना, व्यक्तिगत ध्यान न देना, गृह कार्य की अधिकता होना, फिर उसके बाद में है मानसिक, अध्यापक की वेशभूषा, गृह कार्य की अधिकता, ये जो है अध्यापक के काम है। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थी क्या रहता है, अनुशासनहीनता करते हैं, रुचि का भाव रखता है, दोषपूर्ण हस्तलेख लिखता है, अनुपस्थित रहता है, शारीरिक समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं जो है। मध्यस्थ चर में क्या आता है, पाठ्यक्रम। यदि पाठ्यक्रम जो है वो क्या है, जटिल है, पाठ्यक्रम जो है वो क्या है, जटिल है, तो उस पाठ्यक्रम की जटिलता भी जो है वो भी क्या करेगी, शिक्षण को प्रभावित करती है। अब जैसे एग्जाम्पल अपने त्रिकोणमिति का दिया, 10th लेवल में वो जुड़ा हुआ है, 10th वाले बच्चे भी बहुत ही मुश्किल से उसको अटेम्प्ट करते हैं। अब उसको कहाँ जोड़ दिया, 6th क्लास में। अब 6th क्लास में तो फिर वो और भी पाठ्यक्रम जो है वो क्या हो गया, जटिल हो गया। तो अध्यापक और विद्यार्थी दोनों मतलब प्रयास करने के बावजूद भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे। क्यों नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि वो पाठ्यक्रम 6th क्लास के स्टैंडर्ड से वो क्या है, एक जटिल है। उसके बाद में सेकंड जो है वो है प्रशासक का रवैया। अब जैसे प्रिंसिपल है, यदि मैनेजमेंट सही नहीं कर पा रहे तो किसी भी तरह से अपना शिक्षण जो है वो सफल नहीं होगा। जैसे मान लो कि अब मैथ का पीरियड चल रहा है और उन्होंने देख लिया अभी मैथ वाले पढ़ा रहे हैं, हिंदी वाले उधर भेज रहे हैं, तो हिंदी वाले को कहेंगे भी आप उधर जाओ, वो इधर आए। इस तरह से यदि टीचिंग करवा रहे हैं, या प्रशासक का रवैया जो है वो टीचर्स को जैसे मैथ के पीरियड को सही नहीं शेड्यूल से टाइम लगा रहा, यानी फर्स्ट पीरियड या सेकेंड पीरियड मैथ का नहीं एडजस्ट हो रहा, तो भी वो बच्चे जो है वो मैथ, जैसे मान लो कि मैथ का पीरियड 8th नंबर पे लगा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम रहेगी, बच्चों को सीखने में उनको दिक्कत रहेगी। तो पाठ्यक्रम में जटिलता, सेकंड जो है प्रशासक का रवैया, तीसरा हो जाता है कि भौतिक संसाधनों का अभाव।
भौतिक संसाधनों का अभाव। अब भौतिक संसाधन क्या है, जैसे अब अपने को कह दिया कि ये भौतिक संसाधनों का अभाव क्या होता है, भौतिक संसाधनों का अभाव। अब अपने स्कूल में जो है वो क्या रहते हैं, जैसे वाइट बोर्ड या फिर अपने ये कहते हैं मार्कर है, या जितने भी रॉ मटेरियल अपने को चाहिए, जितने भी, चाहे अपने बेंच बैठने के लिए है या जितनी भी चीज़ें अपने को भौतिक संसाधनों के रूप में चाहिए, यदि उनका अभाव है तो भी वो क्या करेगी, शिक्षण को प्रभावित करती है। जैसे मान लो कि 10 छात्र हैं या 15 छात्र हैं, अब आज बेंच 14 पड़े हैं, एक छात्र जो है वो बेंच लाने जाएगा, 12th क्लास में से उठा के वापस लाएगा, तो 10-12 मिनट तो उसने लगा दिए। यदि अध्यापक रुक रहे हैं तो वो 15 मिनट वैसे गए, अध्यापक करवा रहा है तो वो उस बच्चे का लॉस हो गया। तो इस तरह से वो भी क्या करता है, एक शिक्षण में एक समस्या जो है वो क्रिएट करता है। जैसे पाठ्यक्रम की जटिलता होना, प्रशासक का रवैया जो है, भौतिक संसाधनों का अभाव होना, तो ये भी क्या एक समस्या रहती है। तो इस तरह से गणित शिक्षण की जो समस्याएं हैं वो अध्यापक से रिलेटेड हो सकती हैं, विद्यार्थी से हो सकती हैं और मध्यस्थ चर से रिलेटेड हो सकती हैं। तो आप इनमें, जैसे मैंने 5-5, 6-6 लिखी हैं, आप कोशिश करके इनको, जैसे 5 लिखी है तो 5 और लिखो कि आपके हिसाब से अध्यापक में और कौन सी कमियां हो सकती हैं जो शिक्षण में समस्या क्रिएट करती है। हो सकता है कि आप, कई बार ऐसे होते हैं ना कि अपने को टीचर जो पढ़ाता है, जैसे आप ये क्लास देखोगे तो आपको भी लगेगा कि कुछ न कुछ तो मैंने कमियां छोड़ दी। जो आपको कमियां जो महसूस हुई है वो अपने यहाँ नोट कर सकते हैं कि ऐसे पहली कमी तो जैसे ये कह सकते हो कि जैसे आधे घंटे या पौने घंटे की क्लास में सर आपने 3 टॉपिक करवा दिए, बहुत ही स्पीड करवाई है, तो तीव्र गति से अध्यापन। अब ये तीव्र गति से पढ़ाया है तो ये किससे रिलेटेड है, अध्यापक से रिलेटेड है। तो इस तरह से कई सी चीज़ें जो हैं जो अपने यहाँ ढूंढ सकते हो। अब जैसे विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों में भी बहुत सी समस्याएं आ सकती हैं। जैसे कई छात्रों ने वीडियो पूरा ही नहीं देखा तो फिर वो टॉपिक कहाँ से समझ आएगा। तो वो जब तक पूरे प्रकरण को शुरू से लेके लास्ट तक नहीं पढ़ रहे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा है, वो विद्यार्थी क्रिएट कर रहे हैं। वो तो फिर ऐसे ही कहेगा बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये टीचिंग एक ऐसा नहीं है कि अपने जल्दबाजी में, क्योंकि ऑफलाइन एक मेथड अलग रहता है, ऑनलाइन मेथड जो वो अलग रहता है। तो यहाँ अब थर्ड जो है वो क्या है, मध्यस्थचर। अब मध्यस्थचर में जैसे अभी क्लासों में क्या है, जैसे भौतिक संसाधनों का अभाव। लॉकडाउन में क्या हुआ कि ऑनलाइन क्लासेज लगानी है। अब ऑनलाइन क्लास लगानी है तो स्कूल में क्या होगा, एक स्टैंड है, एक माइक है, स्टाफ है 17 का। अब बताओ ऑनलाइन क्लासेज कैसे लगेंगी। तो वो भौतिक संसाधनों का अभाव है, टीचिंग जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो क्या होएगी, प्रभावित जो है होगी। और फिर उसके बाद में जैसे अब एक तो कॉन्वेंट स्कूलों की बात करें तो वहाँ वाइट बोर्ड है, ये है, और अपने जो गवर्नमेंट स्कूलों की बात करें तो वहाँ ग्रीन बोर्ड है, वो चौक से, यानी वो क्वालिटी जो है वो नहीं बन पाती। तो वो क्वालिटी नहीं बन पाती, इसलिए भौतिक संसाधनों का वो क्या हो गया, अभाव हो गया। वो भी किसको इफेक्ट करती है, तो गणित शिक्षण में एक समस्या जो है वो क्रिएट करती है। तो इस तरीके से रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 की जो गणित में यूनिट है वो 6ठी वो कंप्लीट होती है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये पर्सनल नंबर है जो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, और उस पर आपको PDF जो है वो हम सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू।